नमस्कार। अर्बन हिंदू वो ग्रुप होता था जिसको रिलीजन से कोई खास मतलब नहीं होता था, लेकिन पिछले 5-10 सालों में चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब ये ऑब्जेक्शनेबल रिलीजियस कंटेंट के लिए कभी किसी वेब सीरीज के अगेंस्ट आउटरीच करते हैं, कभी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को जेल पहुंचा देते हैं, कभी किसी टीवी एड के लिए ऑब्जेक्शन शो करते हैं और कभी किसी रैपर को हैरेस करते हैं। ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी, पिछले कुछ सालों में ही होनी शुरू हुई है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अपने रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री को लेकर अर्बन हिंदू इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के आखिरी में दूंगा। सबसे पहले उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से इनके माइंडसेट में इस तरह का बदलाव आया है। अगर आपको कूल, वोक, हैपनिंग और प्रोग्रेसिव दिखना है तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्वेश्चन करना और उनको क्रिटिसाइज करना जरूरी होता है, तभी तो आप रिफॉर्मिस्ट कहलाएंगे। तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसमें से कोई सबसे बड़ा या सबसे प्रेवलेंट है तो वो है रिलीजन। तो इंडिया में 4 बड़े मेजर रिलीजन हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सा रिलीजन कितने क्रिटिकल एनालिसिस की इजाजत देता है। इस्लाम में रिलीजन को लेकर किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म, जोक्स वगैरह अलाउड नहीं है। उनका फंडा जो है शुरू से ही क्लियर है। इनफैक्ट दुनिया में 13 ऐसे देश हैं जहां पर ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाय डेथ, और ये 13 के 13 जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनफैक्ट एक भी आपको ऐसा इस्लामिक क्रिटिक या इंटेलेक्चुअल नहीं मिलेगा जिसने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ कहा हो और वो अपनी कंट्री में चैन से बैठा हो। हर किसी को जो है अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना ही पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। जैसे तारिक फतेह जो हैं वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं लेकिन कनाडा में उन्होंने पनाह ली हुई है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेशी सिटीज़न हैं लेकिन वहाँ के फंडामेंटल से जान बचाने के लिए उन्होंने इंडिया में पनाह ली हुई है। सलमान रुश्दी, इनके ऊपर इंडिया में फतवा निकला था तो ये अब यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और अरमिन नवाबी, ये अथीस्ट रिपब्लिक के फाउंडर हैं, ईरान के रहने वाले हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं। तो इनके अलावा भी ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोला हो किसी भी तरह से और उसको जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़े हों। क्रिश्चियंस भी अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके अगेंस्ट आपने अगर कुछ कहा तो ऑल्दो आपके अगेंस्ट वायलेंस तो नहीं होगा, बहुत अनलाइकली है, ये मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, बट वो एक्शन ज़रूर लेते हैं और ये एक्शन जो है थ्रू लीगल चैनल्स होता है। और कोई इंडिविजुअल यहाँ पे एफआईआर नहीं करता है कि किसी लोकल क्रिश्चियन को बुरा लग गया और उसने एफआईआर कर दिया। यूजुअली ये कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स होता है। चर्च या फिर रिलीजियस बॉडीज जो इनकी होती हैं वो आपके अगेंस्ट एफआईआर करती हैं और इनकी एफआईआर को लिया भी बहुत सीरियसली जाता है, तुरंत एक्शन होता है। तो तभी आपने देखा होगा जितनी भी ये फेमस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं इनमें से कोई भी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता, या किसी ने अगर कभी गलती से किसी के मुंह से कुछ निकल गया या कोई जोक बोल दिया इन्होंने तो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी मिल जाने के बाद ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं और ज़िंदगी में दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करते हैं। कभी इनमें से कोई इंटॉलरेंस का रोना नहीं रोता कि देखिए रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बोल दिया तो मेरे अगेंस्ट एक्शन हो गया। खुश होते हैं कि मैं बच गया, मैंने माफ़ी मांग ली। सिख अपने ऊपर जो पर्सनल जोक्स होते हैं उसको लेकर बुरा नहीं मानते, तभी ये संता बनता वाले घिसे पिटे जोक्स इतने सालों से चले आए हैं। बट रिलीजन को लेकर वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी क्रिश्चियनिटी की तरह ही होता है। वायलेंस अनलाइकली है आपके अगेंस्ट होना, बट लीगल एक्शन ज़रूर होता है और यहाँ पर भी लीगल एक्शन जो है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। आपके अगेंस्ट आउटरीच जो होगा, जो एफआईआर होगी या जो प्रोटेस्ट होंगे, सब कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। सिख पॉलिटिशियंस से लेके गुरुद्वारा कमिटीज से लेकर लोकल सिख हुए या जो एनआरआई सिख हुए या फॉरेनर सिख हुए, हर कोई इन्वॉल्व होता है और रिस्पॉन्स जो है होता है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। तभी आपने देखा होगा कि अगेन जितने भी इंटेलेक्चुअल्स वगैरह हैं नहीं बोलते हैं वो सिखिज्म के अगेंस्ट कुछ भी। तो इंडिया के 4 बड़े रिलीजन्स में से 3 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं किसी तरह का रिलीजन पे अटैक या क्रिटिसिज्म या जोक्स। तो अब क्या किया जाए? प्रोग्रेसिव बनने का कीड़ा तो है, उसे शांत तो किया नहीं जा सकता, रिफॉर्मिस्ट तो बनना ही पड़ेगा। सो आपके पास बचता है चौथा रिलीजन, यहाँ पे एंट्री होती है हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म की खास बात यह है कि ये बहुत सारे कास्ट, गोत्र और वर्ण में बटा हुआ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को रिलीजन प्राइड नहीं होती है, कास्ट प्राइड होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको घर में ही, ज़्यादातर के घर में ही कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं मिलती है, उनको कोई पढ़ाया नहीं जाता है रिलीजन के बारे में, ना कोई इंसिस्ट किया जाता है। जो भी वो थोड़ा बहुत जानते हैं रिलीजन के बारे में वो बेस्ड होता है टीवी सीरियल्स के ऊपर। जो उन्होंने टीवी सीरियल देखा होता है वही उनके हिसाब से सही होता है। ऐसे बच्चे जब फिर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में भी जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं सोशल साइंसेस की, उसमें रिलीजन, हिंदुइज्म को लेकर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही मिलता है, अच्छी बातें नहीं मिलती हैं। जबकि सच ये है कि ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा जिसमें हिस्टोरिकली
खराब सोशल प्रैक्टिसेस ना रही हों। कुछ रिलीजन तो ऐसे भी हैं जिनमें वो इविल प्रैक्टिसेस आज भी चलती जा रही हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में आपको उनका जिक्र नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंदुज़म रिलेटेड जो सोशल प्रैक्टिसेस, जो बुरी सोशल प्रैक्टिसेस चलती थी, उन्हीं का जिक्र मिलेगा। चाहे आप कास्ट सिस्टम को देख लें, सती प्रथा को देख लें, बाल विवाह को देख लें, या रिलीजियस एनिमल सेक्रीफाइसेस को ले लें, इनका जिक्र जो है हिंदुज़म के पर्सपेक्टिव में होता है। तो ऐसे बच्चों का कोई रिलीजन से अटैचमेंट नहीं होता है, ना तो घर की तरफ से ना स्कूल की तरफ से। तो अटैचमेंट नहीं है तो फिर बुरा मानने वाली भी कोई बात नहीं होती, उनके लिए कोई मजाक बना रहा होता है। तो खैर ऐसे बच्चे उसके बाद कॉलेजेस में जाते हैं और कॉलेजेस में उनका सामना होता है यूथ कल्चर से, वोक कल्चर से, पॉप कल्चर जिसको बोलते हैं। सो जो भी उनके आसपास की चीज़ें होती हैं, चाहे वो फिल्म्स ले लीजिए, एड्स ले लीजिए, या टीवी शोज़ ले लीजिए, या कॉमेडियंस ले लीजिए, सब में जो है हिंदुज़म रिलेटेड जोक्स और क्रिटिकल एनालिसिस उसका होता है। तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके माइंडसेट को, और वो एज भी ऐसी होती है कि आपके लिए आपके पीयर ग्रुप का वैलिडेशन और अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए आप भी उस पॉप कल्चर का ही पार्ट बन जाते हो, और हिंदुज़म का मजाक बनाना और क्रिटिसाइज़ करना आप भी शुरू कर देते हो। तो कुल मिलाकर समरी ये है कि जिस रिलीजन का उसके अपने लोगों के साथ ही कोई कनेक्ट ना हो, और डिसकनेक्ट इस हद तक है कि लोग अपने आप को हिंदू बोलने में शर्म महसूस करते हो, तो ऐसे रिलीजन को क्रिटिसाइज करना, उसका मजाक बनाना तो बहुत ईजी हो जाता है। जब कोई माइंड ही नहीं करेगा तो आपके अगेंस्ट किस तरह का एक्शन होगा? कोई एक्शन ही नहीं लेगा, कुछ भी नहीं होगा। सो इसलिए जो रिफॉर्मिस्ट बनने की चाह रखते हैं, या जो इंटेलेक्चुअल बनने की चाह रखते हैं, जो प्रोग्रेसिव दिखने की चाह रखते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक है हिंदुज़म। हिंदुज़म को क्रिटिसाइज कर करके, इसका मजाक बना बना के लोगों ने अपने कैरियर बना लिए। कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बन गया, कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन गया, किसी ने अपनी बेस्ट सेलर बुक लिख ली, किसी ने मास्टरपीस मूवीज़ बना डाली, कोई जो है इंटरनेशनल लेवल तक का स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया हिंदुज़म को क्रिटिसाइज कर करके। अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं वो 5-10 साल पहले तक की बात है। अब से इस सेलेक्टिव टारगेटिंग को हिंदू समझ ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो वही देखते थे जो उनको दिखाया जाता था। अगर किसी को ये बातें समझ में आ भी रही हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो उसके पास कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता था। वो कैसे लोगों को बताएगा? उसका इन्फ्लुएंस जो सर्कल है वो तो उसकी फैमिली और आसपास के लोग हैं, उन्हीं को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो उसके पास कोई पावर होती नहीं थी। तो पिछले 5-10 सालों में एक बदलाव आया है, उस बदलाव को कहा जाता है सोशल मीडिया, जिसने चीज़ें चेंज की। अब वो व्यक्ति जिसने ये ऑब्जर्व किया है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग होती है, उसके पास एक हथियार था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, बाकी लोगों को बताने का कि ऐसा हो रहा है। तो सेलेक्टिव रिलीजियस टारगेटिंग इतना बड़ा प्रोवोकेटिंग फैक्टर क्यों है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए एक टीचर है जो क्लास में सारे बच्चों को बुरे मार्क्स देता है, बहुत ही हार्श चेकिंग करता है, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे, मार्क्स नहीं देता हो किसी को। तो यहाँ पे बच्चों को बुरा लग सकता है, लेकिन कोई खास हल्ला नहीं मचाएगा, लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये टीचर इसी तरह का है। लेकिन अगर यही टीचर अगर क्लास में 50% बच्चों को अच्छे मार्क्स दे, भले ही वो एग्जाम में कुछ लिख कर आए या ना लिख कर आए, और वहीं पर बचे हुए 50% को हार्श चेकिंग करे, भले ही उन्होंने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, लेकिन उनको मार्क्स ही ना दे। सो ये अब बच्चों को ऑब्जेक्शन होना शुरू होगा, स्पेशली जिनके साथ उसने हार्श चेकिंग की है, कि ये गलत है, ये इनजस्टिस है। सो सेलेक्टिव टारगेटिंग भी इसी तरह का एक इनजस्टिस है, जिसको लोगों ने पहचाना कि हमारे रिलीजन के एक्सपेंस पे इंटेलेक्चुअलिज्म कर करके आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो लोगों ने देखे वो ये है कि एनिमल लवर्स हैं, जो हिंदू रिलीजन पर जो है एनिमल एक्टिविस्ट बन जाते हैं कि दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ो, जानवरों को तकलीफ होती है, होली पे रंग नहीं डालो, जानवरों को तकलीफ होती है। बट सेम उन्हीं जानवरों को जो है जब एक दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल में मार दिया जाता है, एक पर्टिकुलर डे, करोड़ों की संख्या में, तो कोई उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, मतलब इनफैक्ट उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी बधाइयाँ दी जाती है। वैसे ही जैसे घूंघट हुआ, अब घूंघट को अर्बन हिंदूज वैसे ही खुद ही सपोर्ट नहीं करते थे, उनके हिसाब से तो वो ठीक है, वो चले जाना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की कि यार हिजाब या नकाब को कहा जाता है कि वो साइन है प्रोग्रेशन का, लिबरलिज्म का, फ्रीडम का, चॉइस का, और घूंघट जो है वो पेट्रियार्की और रिप्रेशन रिग्रेसिव साइन है, तो लोगों के कान खड़े हुए कि यार ये तो गलत है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड बंदा एक और दूसरी महिला से शादी कर लेता है तो उसको चॉइस कहा जाता है, उसको प्यार कहा जाता है। और वहीं पर अगर कोई महिला अपने पति के लंबी उम्र के लिए अगर कोई व्रत रख लेती है, भले ही उससे कुछ होता ना हो, लेकिन चॉइस है ना उसकी, तो उसको आप पेट्रियार्की और जो है इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो जब ये सब चीज़ें लोगों ने ऑब्जर्व करनी शुरू की तो उनको अपने आप ही ये सिलेक्टिव टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया।
इस सेलेक्टिव टारगेटिंग की वजह से एथीस्ट हिंदू मॉडरेट हिंदू बना और मॉडरेट हिंदू अर्बन संघी बना। आप देख सकते हैं अपने आसपास ही, आपका क्लासमेट रहा होगा या आपका कॉलेज मेट रहा होगा, आपके साथ कहीं पढ़ाई की होगी, जॉब की होगी, कि उस टाइम कैसा होता था, उसको कोई खास मतलब नहीं था रिलीजन से, इनफैक्ट खुद ही मजाक बनाता था उसका, तेज़ बाइक चलाना, इंग्लिश मूवीज़, वेस्टर्न सॉन्ग, लड़कियां, ये वो, बीच में नशा वशा भी कर लिया। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया पे संगी बना बैठा है, ओपनली रिलीजियस स्लोगन्स बोलता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जो ओपनली प्राउडली क्लेम करते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। इस बदलाव की वजह जो है ये सेलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म ही है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने हिंदुइज्म का क्रिटिकल एनालिसिस कर करके अपना कैरियर बना लिया, आज ये बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये बिहेवियर इंटॉलरेंस नज़र आता है। और अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखूं तो हाँ, उनको लग सकता है कि इंटॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि जो ये इतने सालों से करते आए हैं, ये अभी भी वही कर रहे हैं। पिछले कई दशकों से जो है वो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, लेकिन कभी इनको रेजिस्टेंस नहीं मिला। 5-10 साल पहले तक जो चाहते थे वो बोलते थे, इनफैक्ट तालियां ही मिलती थी, हर कोई बोलता था कि वाह आप तो बड़े ही बुद्धिजीवी हो। लेकिन अब इनकी लाइफ चेंज हो गई है, अब लोग क्वेश्चन करते हैं, पलट के जवाब देते हैं, FIR हो जाती हैं। तो इसलिए तो इनको तो इंटॉलरेंस नज़र आएगा ही इसमें। बट अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ये सब चीज़ें साइड पे रख के, मुझे पसंद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिए। सो जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं कि अगर आपको रिलीजन का क्रिटिकल एनालिस्ट बनना ही है तो सारे रिलीजन का बनो ना। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो तो सही बात नहीं है। इतनी छोटी सी बात भी लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिस कई सदियों से चली आ रही हो, कई सालों से चली आ रही हो, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। इनफैक्ट अगर कोई करता है, आज कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको जो है इस्लामोफोबिक, रिग्रेसिव करार दे दिया जाता है। इस हद तक स्थिति है। वहीं पर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करना, उसका मजाक बनाना, ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है। तो अगर कुछ आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अगेंस्ट जाते हो तो लोगों को वो बात समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि क्या हो गया इनको, ये कल तक तो चुपचाप हमारे जोक सुन रहे थे हिंदुइज्म के ऊपर, अचानक से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? कल तक तो हमने जो है बड़ी बड़ी बुक्स लिख डाली हिंदुइज्म के एविल प्रैक्टिसेस के ऊपर, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अचानक से क्या हो गया इनको? सो फिर ऐसे लोग इंटॉलरेंस की कंप्लेन करते हैं। अब मैं वापस आता हूं उस सवाल पर जो कि मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि क्या अर्बन हिंदूज इंटॉलरेंट हो रहे हैं। सो इसका आंसर है येस और नो। अगर आप अर्बन हिंदूज के बिहेवियर को कंपेयर करो आज से 10 साल पहले के बिहेवियर से, तो हाँ, इंटॉलरेंट हो रहे हैं। अब वो जो है क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप उनके रिलीजन का मजाक बनाओगे तो वो क्वेश्चन करेंगे, एक्शन भी लेंगे। मुझे नहीं लगता है गलत है। वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे हिंदुइज्म को बाकी रिलीजन से कि उनका रिस्पॉन्स क्या होता है क्रिटिसिज्म के ऊपर, तो मैं अभी भी कहूँगा कि हिंदू अभी भी इंटॉलरेंट नहीं हुए हैं। जो भी एक्शन लेते हैं अर्बन हिंदूज वो लीगल ही होता है, या लीगल भी तो बहुत ही कम केसेस में होता है, ज़्यादातर केस में तो सोशल मीडिया पे आउटरीच ही होता है, बस उसके बाद शांत हो जाते हैं। लास्टली बहुत सारे लोगों ने पेट्रियन पे सपोर्ट किया और अदरवाइज ऑल्सो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आपके कंट्रीब्यूशन से मुझे हेल्प मिलती है वो करने की जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।